हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका जैक बोर्ड का जो क्लास 11 का एग्ज़ाम है फिजिक्स का, उसका पार्ट 2 के बारे में। इस पार्ट 2 वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कह रहा है कि इफ़ ए बॉडी इज़ रोटेटिंग about an axis passing through its center of mass, then its angular momentum is directed along its। तो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है एक एक्सिस के थ्रू, ठीक है, अबाउट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, और उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से उसका एक्सिस पास हो रहा है, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलॉन्ग। उसका एंगुलर मोमेंटम किधर डायरेक्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर डायरेक्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है स्केप स्पीड ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो बोल रहा है कि कोई भी बॉडी अर्थ से या कोई भी प्लैनेट से जब स्केप करता है, दूर जाता है, तो स्केप स्पीड या वेलोसिटी किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को बनाने के लिए देखिए पहले इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है कि वी ई यानी स्केप वेलोसिटी बराबर रूट अंडर 2g m बटा r, ठीक है। तो 2gm बटा r, ये g है, ठीक है, ये आपका g है, 2gm बटा r। तो देखिए इसका वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है? g पर। g यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मतलब मास ऑफ द प्लेनेट, और r मतलब रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पूछ रहा है किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है मास ऑफ द प्लेनेट, नहीं ये नहीं होगा, इस पर डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ द प्लेनेट, इस पर भी डिपेंड करता है। मास ऑफ द बॉडी, इस पर डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इस पर डिपेंड करता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मास ऑफ द बॉडी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। बोला अर्थ का सरफेस पर एक्सेलरेशन जो होता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मैक्सिमम एट पोल, यानी कि बोल रहा है कि पोल पर सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मैक्सिमम एट इक्वेटर, सी कह रहा है मिनिमम एट पोल, और डी कह रहा है इक्वल बोथ एट पोल एंड इक्वेटर। तो देखिए पोल और इक्वेटर पर कैसा होता है, ये मान लीजिए हम लोग का अर्थ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेटर और ये आपका हो गया पोल, ठीक है ना। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो पोल पर मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है? क्योंकि इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ना, वो इक्वेटर के कंपेयर में कम होता है। तो पोल पर मैक्सिमम होगा, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम एट पोल। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम एट पोल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा था स्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज। बोला स्केप वेलोसिटी जो है वो किस बॉडी के मास पर डिपेंड कैसे करता है? तो हम लोग अभी देखें कि स्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है आपका वी ई बराबर रूट अंडर 2gm बटा r, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो वी ई है जो g पर डिपेंड करता है यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर, m यानी मास ऑफ द प्लेनेट पर, r यानी रेडियस ऑफ द प्लेनेट पर। यहाँ बोल रहा है कि बॉडी का मास पर कैसे डिपेंड करता है, तो बॉडी का मास पर तो डिपेंड ही नहीं करता। तो बॉडी का मास का पावर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, m का पावर 0। 24 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ। हाइड्रोलिक ब्रेक किस बेसिस पर काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल्स लॉ पर काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस लिक्विड फाइनली इट। बोल रहा है एक बॉडी जो है वो विस्कस लिक्विड पर गिर रहा है फ्रीली, ठीक है। तो फाइनल में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फॉल्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑप्शन बी कह रहा है फॉल्स विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ऑप्शन सी कह रहा है फॉल्स विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और ऑप्शन डी कह रहा है कम्स टू रेस्ट इन द लिक्विड। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है
कि द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, है ना, विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए पहले विस्कस फोर्स का फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। तो विस्कस फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर ईटा इंटू ए इंटू डी भी बाय डी एक्स, ये आपका फार्मूला था। तो विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। डी वी बाई डी एक्स क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इस पर भी डिपेंड करता है। ईटा क्या होता है, ईटा आपका जनरली नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसमें वो किस पर डिपेंड नहीं करता, तो पहला ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। डी वी बाई डी एक्स है ना, डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द लिक्विड डिपेंड करता है। एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो किस पर डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28। द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइंड एंड अबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं इसको, याद रख लीजिएगा क्रिटिकल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि A steel wire is loaded by 2 kg weight. If the radius of the wire is doubled, then its extension will become. बोल रहा है कि स्टील वायर जो है वो 2 kg का वेट लोड किया गया। इफ़ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल, वायर का रेडियस डबल हो गया, देन इट्स एक्सटेंशन विल, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर आपका 29, है ना। तो ये फार्मूला आता है गामा इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस का फार्मूला आता है F बाई पाई आर स्क्वायर, और स्ट्रेन का होता है डेल्टा L बाई L, ठीक है। तो देखिए F बाई पाई आर स्क्वायर, ये L नीचे है, L कहाँ चला जाएगा ऊपर, और डेल्टा L आ जाएगा नीचे, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ से डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा L बराबर हो जाएगा आपका F बटा पाई आर स्क्वायर, और L बटा जहाँ डेल्टा L था वहाँ क्या आ जाएगा आपका गामा आ जाएगा, जो यहाँ गामा था वहाँ आपका डेल्टा L की जगह पर आ जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। आगे देखिए डेल्टा L डैश, अब जब उस पर लोड दिया गया तो उसका रेडियस 2 गुना हो गया था, तो F बटा पाई आर की जगह क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर इंटू L बटा गामा, ठीक है। तो अब देखिए इधर ठीक है। तो देखिए डेल्टा L डैश यहाँ पर आपका हो गया 4F बटा 2r का होल स्क्वायर जो है वो 2 का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर L बटा गामा, ये इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम लोग डेल्टा L डैश बटा डेल्टा L करेंगे, मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग देंगे। तो देखिए सब कट जाएगा, F कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, 4 बच जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 4, मतलब 1/4। तो डेल्टा L डैश बटा डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 1/4, तो वहाँ से डेल्टा L डैश बराबर हो जाएगा डेल्टा L 1 से गुना हो जाएगा, तो डेल्टा L/4, मतलब कि 1/4, है ना, 1/4 भाग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/4, है ना, देखिए लिखा हुआ 1/4, 1/4। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज, कह रहा है कि बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉलो इनक्लोजर ब्लैक एंड इनसाइड एंड हैविंग ए स्मॉल हॉल। इस तरह का होता है, एक हॉलो होता है, ठीक है, इसमें एक हॉल होता है, ये जो हॉल है, ठीक है, यहाँ से लाइट आता है और ये रिफ्लेक्ट करता जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर होता है 3/2 RT, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जहाँ R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ मैटर। बोला इनमें से कौन पैरामीटर जो है वो थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ मैटर को कैरेक्टराइज नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्क। अब बोलिएगा इसका आंसर वर्क क्यों हुआ, है ना, ऑप्शन नंबर ए कैसे हुआ। तो देखिए इसका फार्मूला है, फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है कि P इक्वल्स टू nRT, P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर। तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है लेकिन वर्क नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्क। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है हीट कैन नॉट बी इट सेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज ए स्टेटमेंट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ। बोल रहा है कि हीट जो है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर नहीं बढ़ता। 40 डिग्री से क्या बताइए ये 100 डिग्री सेल्सियस की ओर जाएगा? नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये हमेशा हायर टू लोअर की ओर जाता है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट से मतलब सॉरी क्या कह रहा था कि हाँ ये कौन सा स्टेटमेंट है? तो ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? कह रहा है कि एन इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी 1/6 when the temperature of sink is reduced by 62 डिग्री सेल्सियस, its efficiency is doubled, temperature of the source is। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग, इसका उत्तर को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है ना, ये रहा 34। इसका उत्तर देखिए, फॉर्मूला होता है ईटा बराबर 1 - T2/T1, ठीक है। T2 क्या है? सिंक है, और T1 क्या है? सोर्स है। ईटा कितना दिया हुआ था? 1/6, 1 - T2/T1। अब T2/T1 को इधर लेके आ गया तो माइनस से क्या हो गया? प्लस, और 1/6 को उधर लेके गए तो 1 - 1/6 हो गया। अब जब इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो आएगा T2/T1 बराबर 5/6। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है ना, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए व्हेन टेम्परेचर रिड्यूस बाय 62 डिग्री, बोला था ना टेम्परेचर 60 डिग्री घटा दिया गया तो ईटा कितना हो जाएगा? उसका दोगुना हो जाएगा। तो ईटा हो गया 2/6, 1 - T2 - 62/T1 है ना। T2 में कितना घट गया? 62 डिग्री घट गया। तो अब ये देखिए 2/6 से काट दिया तो 1/4 आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है ना। अब बराबर 1 - T2 - 62/T1। अब T2 - 62 माइनस से इधर चला गया तो प्लस हो गया, और ये 1/3 इधर आ गया तो 1 - 1/3 हो गया। T2 - 62/T1 भिन्न का घटाव करेंगे तो कितना आएगा? 2/3, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। तो इसके बाद देखिए T2/T1 - 62/T1 है ना, अलग अलग कर दिए, बराबर 2/3। अब हम लोग T2/T1 के जगह पर क्या उतार देंगे? 5/6, क्योंकि इक्वेशन 1 में हम लोग आया था T2/T1 बराबर 5/6 - 62/T1 बराबर 2/3। अब देखिए 5/6 जो है, सॉरी 62/T1 उधर चला गया, माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 2/3 यहाँ आ गया तो प्लस से माइनस हो गया। अब इधर भिन्न का घटाव कर दिया तो 1/6, और इधर है 62/T1। अब यहाँ से T1 निकल जाएगा तो 6 × 62 हो जाएगा 372 केल्विन। अब इसको सेल्सियस में बदलेंगे तो 372 में से 273 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 99 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 99 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर वाटर फ्रीज। बोल रहा है जीरो टेम्परेचर पर क्या होता है? वाटर फ्रीज होता है, लिक्विड हीलियम फ्रीज होता है, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप। तो जो भी मॉलिक्यूलर मोशन होता है, जो कण होता है, उसकी गति रुक जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इन गैसेस ए साउंड वेव इज। गैस में साउंड वेव कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल ओनली, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 36। क्वेश्चन नंबर 37, इफ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालना है। कह रहा है कि 2.5 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है? 20। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका जो होता है 1 सेकेंड में होता है। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 20/2.5। जैसे ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 200 हो जाएगा, 25 का पहाड़ा में 8 बार में चला जाएगा तो कितना हर्ट्ज हो जाएगा? 8 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 हर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? इफ़ द पेंडुलम ऑसिलेट 78 टाइम्स इन 1 मिनट देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पेंडुलम विल बी। वही क्वेश्चन सेम, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो कह रहा है कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड में, कह रहा है कि 60 सेकंड में 78 बार है ना पेंडुलम ऑसिलेट करता है। तो 1 सेकंड में कितना होगा? 78/60। चलिए काटिए छौका पहाड़ा से, छौका पहाड़ा में 10 बार में 60 आ जाएगा, और छौका पहाड़ा में 13 × 6 = 78 हो जाएगा। अब ये 1 0 है तो ये 1.3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1.3 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर
SHM, इनमें से कौन एसेंशियल नहीं है SHM के लिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रेविटी। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इसी पर आपको मैथ का भी सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा मिलने वाला है और केमिस्ट्री का भी मिलने वाला है और इंग्लिश का भी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।